नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, वे केंद्र सरकार को दिन रात कोसते थे। बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के वो लगातार यूपीए की सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे और कहते थे, आरोप लगाते थे कि यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार आतंकवाद के मामले में नरम है, वो कड़े कदम नहीं उठाती है, वो आतंकवादियों को सजा दिलवाने के मामले में उतनी मुस्तैद नहीं है और जब कभी पकड़ लिए जाते हैं तो उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। ये तमाम आरोप लगाते थे नरेंद्र मोदी। और आप याद कीजिए कि 2014 के चुनाव प्रचार के समय उन्होंने बाकायदा वादा किया था, दावा किया था कि वो सत्ता में आने के बाद आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर देंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इस वादे के साथ वो सत्ता में आए थे और उस वादे से आज तक पहलगाम हमले के तक जाने कितनी वारदातें हो चुकी हैं, उसका ब्यौरा मैं आपको दूंगा। कितने आतंकवादी हमले हो चुके हैं और उन हमलों के बावजूद मोदी सरकार आतंकवाद को अपरूट नहीं कर पाई है, उसकी जड़ें नहीं उखाड़ पाई है। तो एक पूरा हिसाब किताब इन 11 सालों का लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो कि पिछली सरकारों के खिलाफ तो बहुत ही उग्रता के साथ हमले करते थे, उसको कटघरे में खड़ा करते थे, बल्कि यहाँ तक कि वो आतंकवाद से निपटने में उनको नाकाम बताते थे, नाकारा बताते थे, निकम्मा तक कहते थे। ये उनका रवैया था। सत्ता में आने के बाद, अब पहलगाम हमले के बाद बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो और उनकी सरकार नाकारा है, निकम्मी है और सिर्फ गाल बजाना जानती है, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे करना जानती है। और इस समय जो पूरा माहौल देश भर में बना दिया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम राजनीतिक दलों को पाकिस्तानी बताने लगे हैं, तमाम बड़े नेताओं को पाकिस्तानी घोषित कर रहे हैं। यानी एक देशभक्ति का सर्टिफिकेट उन्हीं के पास है, वही देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे और बाकी सब जो हैं वो देशद्रोही हैं, देश विरोधी हैं। ये एक पूरा माहौल बनाने की कोशिश पहलगाम हमले के बाद की जा रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार नरेंद्र मोदी सरकार का हिसाब किताब लेने की बहुत ज़रूरत है कि जो दावे किए हैं उन्होंने, उनका क्या हुआ, जो वादे किए थे उन्होंने, उनका क्या हुआ। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब 26/11 हुआ था, मुंबई में टेरर अटैक हुआ था, तब आज तो उनकी पार्टी और उनकी सरकार विपक्षी दलों पर टूट पड़ती है कि जब भारत इस तरह के संकट में फंसा हुआ है तो वो राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं पहलगाम हमले को लेकर। लेकिन वो क्या कर रहे थे? जो 26/11 का एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 166 लोग मारे गए थे, उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी और तब मुख्यमंत्री मोदी क्या कर रहे थे? बीच आतंकवादी हमले के वो मुंबई पहुंचे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और केंद्र सरकार को कोसा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि कल राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का जो संदेश था वो निराशाजनक रहा था। हमले के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया था मनमोहन सिंह ने। पहली बार पाकिस्तान ने समुद्री मार्ग से आतंकवाद का ऑपरेशन किया। पाकिस्तान की मैरीन पुलिस हिंदुस्तानी मछुआरों को पकड़कर उनका वोट जब्त कर लेती है। मैंने कहा था कि इन बोटों का देश के खिलाफ दुरुपयोग होगा, ऐसी बोट का वापस लेना ज़रूरी है। जो आशंका मैंने जताई थी वो सही निकली। वो कितना बड़ा मसला है, गंभीर मसला है। प्रधानमंत्री तत्काल मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाए, नेवी कोस्ट गार्ड को मजबूत करने की रणनीति बनाए। हम समझते हैं कि राजनीतिक दलों को, विपक्षी दलों को आलोचना करने का हक है। अगर कोई सरकार चूक कर रही है, गलती हो रही है, उसको चेताना भी ज़रूरी है, उसको अकाउंटेबल भी बनाना ज़रूरी है। तो अगर
नरेंद्र मोदी ने थोड़ा संयम बरता होता और उस हमले के बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय 2 दिन बाद ये बात कही होती तो बहुत अच्छा लगता। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। ठीक बात है, करना चाहिए, लेकिन उन्होंने बीच हमले के दौरान ये किया। और एक और बात खास ध्यान रखिए कि इस हमले को भुनाने के लिए बीजेपी ने और क्या किया। ये 28 तारीख को ये घटना हुई थी और उसके अगले दिन राजधानी दिल्ली के अखबारों में उसने बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे। माफ़ कीजिएगा, 26 तारीख को घटना घटी थी और 28 तारीख को बड़े बड़े विज्ञापन दिए थे दिल्ली में, और कहा था इन विज्ञापनों में केंद्र सरकार को कमज़ोर बताया गया था। कहा गया था कि ये मुंबई हमले को नहीं रोक पाई। ये भी कहा गया था कि बीजेपी को वोट दें। उस समय दिल्ली में चुनाव होने वाले थे। 29 नवंबर 2008 को दिल्ली विधानसभा चुनाव का मतदान होना था, यानी 1 महीने बाद। और लेकिन इस तमाम दुष्प्रचार के बावजूद कांग्रेस जीती, शीला दीक्षित की सरकार बनी, हैट्रिक बनी। लेकिन मुंबई हमलों के शहादतों की दुहाई देकर बीजेपी ने वोट मांगने की कोशिश की, इस हमले को भुनाने की कोशिश करी, चुनाव के हमले को। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा रिकॉर्ड रहा है, उनकी पार्टी का पूरा रिकॉर्ड रहा है कि वो आतंकवादी हमलों को राजनीतिक रूप से भुनाने की पॉलिसी रखती है, उससे निपटने की पॉलिसी नहीं रखती है। ये हमने पुलवामा के बाद भी देखा कि किस तरह से पुलवामा अटैक के बाद प्रधानमंत्री रैलियों में शहीदों के नाम पर वोट मांगने निकल पड़े थे और उन्होंने कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। और जाहिर है कि इसका फ़ायदा भी उनको मिला, हारते हारते वो जीत गए। अभी पहलगाम हमले के बाद भी उन्होंने इसी तरह का रवैया दिखाया और सीधे वो बिहार पहुंच गए इस पूरे मामले को भुनाने के लिए। और हम सब जानते हैं कि उसके बाद भी ये भुनाने का सिलसिला जारी है। अब हम इनके रिकॉर्ड पे आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ऐसे कौन कौन से बड़े हमले हुए हैं जो साबित करते हैं कि आतंकवाद पर नियंत्रण पाने में नरेंद्र मोदी नाकाम रहे हैं। पहला हमला 27 जुलाई 2015 को होता है गुरदासपुर में, और इस हमले में दीना नगर पुलिस स्टेशन पर हमला किया जाता है। हमले में 3 पुलिसकर्मी और 4 नागरिक मारे जाते हैं। हमलावर लश्कर तैयबा से ही जुड़े हुए थे। फिर आइए 2016 में 2 से 4 जनवरी पठानकोट पर हमला होता है। पठानकोट में वायुसेना का बेस है, वहाँ पर हमला होता है आतंकवादियों का, और इस हमले में 7 सुरक्षाकर्मी मारे जाते हैं। और इस बार भी सवाल उठे कि भारत ने अपनी अब जो खुफिया विफलता थी वो सामने आई। उड़ी हमला हुआ 18 सितंबर 2016 में, और इसमें भी जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने सेना के बेस पर हमला किया, जिसमें 19 सैनिक शहीद हो गए। इसके बाद आइए नगरोटा हमला हुआ 29 नवंबर 2016 में, ये जम्मू कश्मीर में है। और इस हमले में भी सेना के कैंप पर हमला हुआ और 7 सैनिक शहीद हो गए। हमलावर जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। पुलवामा हमला के बारे में हम सब जानते हैं, 14 फरवरी 2019 को हुआ था। जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावरों ने सीआरपीएफ के काफिले पर विस्फोटक से भरी गाड़ी से हमला किया था और 40 जवान शहीद हो गए थे। ये भारत में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक था। फिर सुजवा सैन्य शिविर पर हमला हुआ, ये भी जम्मू कश्मीर में है। जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने हमला किया और इसमें 6 सैनिक मारे गए और 1 नागरिक भी मारा गया। और अब पहलगाम में हमला हुआ है जिसमें 26 लोग मारे गए हैं। तो ये एक सिलसिला है, बड़े अटैक का सिलसिला है। छोटे मोटे अटैक को तो मैंने इसमें गिना ही नहीं है, संख्याओं का मैंने ब्यौरा नहीं दिया है। ये बड़े अटैक जो हुए हैं पिछले 11 सालों में, उसका ब्यौरा है। और ये बताता है कि कहीं से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार आतंकवादी हमलों को रोकने में कामयाब नहीं हो रही है, उसका रिकॉर्ड बहुत कमज़ोर है। देखिए,
ये भी जब वो चुनाव प्रचार कर रहे थे 2014 का, तो आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने की बात भी की थी उन्होंने, और ये भी कहा था कि पाकिस्तान के घर में घुसकर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उन्होंने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, उड़ी के बाद हम सब जानते हैं कि सिर्फ दिखावटी फर्जी स्ट्राइक थी और उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। कहने को जो आतंकवादियों के कैंप थे उस पर हमला किया गया था, लेकिन उसका कोई असर दिखा नहीं। ना तो आतंकवादी हमले के कैंप नष्ट हुए और ना आतंकवादी कमज़ोर पड़े। इसके बाद बालाकोट हमले के बाद फिर मोदी सरकार ने दिखाने के लिए बालाकोट पर हमला, माफ़ कीजिएगा, पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट पर हमला किया, और वो भी दिखावटी हमला था। लेकिन वो हमला भी उल्टा पड़ गया था, क्योंकि फिर पलट के पाकिस्तान ने जवाब दिया था। भारत के 2 विमानों को गिरा भी दिया था और अभिनंदन को पकड़ भी लिया था, जिसे उसने बाद में छोड़ दिया था। तो अगर कहीं इस तरह की कार्रवाई की भी है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने, तो उसका जो रिज़ल्ट है कोई बहुत सकारात्मक, कोई ठोस नहीं आया है कि जिससे आतंकवादियों के हौसले पस्त हो गए हों, आतंकवाद पर लगाम लग गया हो। यहाँ तक कि और भी बहुत सारी दावे मोदी सरकार करती रही, जैसे नोटबंदी के समय दावा किया गया कि ये नोटबंदी करने से सारे नकली नोट चले जाएंगे, ड्रग्स का काम जो जम्मू कश्मीर में होता है वो रुक जाएगा, नेपाल में रुक जाएगा, आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, उनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये हम सब देख रहे हैं, आतंकवादी मज़े से अब और भी आधुनिक हथियारों के साथ और भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ लैस होकर आक्रमण कर रहे हैं। इसी तरह से जब 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाई गई थी, तब भी यही दावा किया गया था कि ये जो 370 हटाई गई, उसके बाद आतंकवादी गतिविधियां ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि ये मसला ही, ये धारा ही एक बड़ी वजह थी आतंकवाद के पैदा होने की। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। ये हम बार बार हो रहे हमलों के देख रहे हैं। जम्मू रीजन में कितने ही मज़दूरों की हत्याएं हो चुकी हैं, और ये पहलगाम का बड़ा हमला तो अब हो ही चुका है। तो ये साफ दिख रहा है कि वो भले ही आरोप लगाती रहे यूपीए सरकार के प्रति के मामले में कि वो नरम रवैया अख्तियार करती है, वो वोट बैंक की राजनीति करती है, वो सुरक्षा बलों के मनोबल को कायम नहीं रख पाती है, वो आतंकी घटनाओं की सूची भी जारी करते हैं। लेकिन आप देखिए कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी की सरकारें सब आतंकवाद को एक बड़ा प्लैंक बनाती है, एक बड़ा मुद्दा बनाती हैं दूसरी पार्टियों को कमज़ोर बताने के लिए। और ये मोदी जी कर रहे हो ऐसा नहीं, उसके बहुत पहले से चला आ रहा है। और लेकिन अगर आप बीजेपी सरकारों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो आपको लगेगा कि किसी भी दूसरी सरकार के मुकाबले इनका रिकॉर्ड बहुत ही ख़राब रहा है। आप याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का ज़माना याद कीजिए कि 2000 में एक बड़ा नरसंहार हुआ था छत्तीपुरा में, जम्मू रीजन में है छत्तीपुरा, अनंतनाग के क्षेत्र में, वहाँ पर हुआ था। और सिखों का नरसंहार 35 मेरे ख्याल से 35 सिख मार दिए गए थे, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की रिजिम के दौरान हुआ था। इसके बाद आपको याद होगा कि सबसे खतरनाक बड़ा हमला संसद पर हुआ था, वो भी वाजपेयी जी के रिजिम में हुआ था। कंधार हाईजैक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो कारगिल था, जिस पर कब्जा कर लिया था घुसपैठियों ने, पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी की रिजीम के समय हुआ था। बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर माना जाता है, क्योंकि ये तो अपनी ही भूभाग में घुस आए थे और हमें खबर तक नहीं हुई थी, हमारी सरकार को, हमारी एजेंसियों को। और उसके बाद एक जंग लड़ी गई अपनी ही ज़मीन पर। ये किसी दूसरे देश से जंग नहीं लड़ी गई, अपनी ही ज़मीन पर घुस आए आतंकवादियों से लड़ी गई, जिसे पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम का नाम दिया गया। हमारे सैनिकों को सलाम, उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, खदेड़ दिया उनको। लेकिन हमारी सरकार की नाकामियों को
नज़रअंदाज या भुलाया नहीं जाना चाहिए, ये उसका सबक है। तो गाल बजाने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, ये सब बहुत बहुत माहिर हैं और अक्सर एक नरेटिव बनाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि इनका पूरा जो तंत्र है, अफवाह का तंत्र, जो र्यूमर मिल है इनके पास, इंडस्ट्री है, जो संगठन है विभिन्न तरह के, वो बार बार इन चीज़ों को रिपीट करते हैं कि दूसरी सरकारें, दूसरे नेता आतंकवाद से निपटना नहीं चाहते हैं, आतंकवाद के मामले में नरमी बरतते हैं, और जिस वजह से, और हम आतंकवाद के बारे में सख्त हैं। सॉफ्ट स्टेट और हार्ड स्टेट की बात की जाती है, यानी दूसरी पार्टियों की जो सरकारें थी वो सॉफ्ट स्टेट है और हम जो हैं हार्ड स्टेट हैं। लेकिन क्या 11 साल में आपको कोई हार्ड स्टेट दिखा? हार्ड स्टेट दिखा है, लेकिन अपने ही अवाम के खिलाफ दिखा है, अपने ही अवाम को परेशान करने के मामले में दिखा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की जनता हो, चाहे मणिपुर की जनता हो, या जो माइनॉरिटीज़ हैं या दलित हैं, आदिवासी हैं, उनके खिलाफ ये हार्ड स्टेट हमें दिखलाई पड़ता है। उनके खिलाफ बहुत ही कहना चाहिए कि बर्बरता से पेश आता है, क्रूरता से पेश आता है। ये हमने बार बार देखा है, चाहे बुलडोजर चले, चाहे एनकाउंटर हो, और चाहे उन पर फर्जी मामले बनाकर जेल में डाला जाए, परेशान किया जाए। हम बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्हें कई सालों तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा गया। ये सारे उदाहरण इसमें मौजूद हैं। तो ये हार्ड स्टेट बहुत ख़तरनाक स्टेट है, ये तानाशाह का स्टेट है, निरंकुश स्टेट है, जो पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत हार्डनेस नहीं दिखाई उसने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नवाज शरीफ के बर्थडे में भी चले गए थे, मतलब वो क्या कर रहे थे उस समय, किस तरह की हार्डनेस दिखा रहे थे, आप समझ सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी अगर ये दावा करती है कि उसने आतंकवाद को कमज़ोर कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, तो ये सरासर झूठ है। एक हार्ड स्टेट कानून के लिहाज से कड़े कड़े कानून बना देना और अपनी ही जनता पर जुल्म सितम करना, ये उस लिहाज से हो सकता है, लेकिन आतंकवाद के मामले में हमें ये चीज़ नहीं दिखाई दी, क्योंकि उसके परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं। पाकिस्तान के मामले में ही उसकी क्या सफलता है, बता दे वो कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय जगत पर उसने ब्लैक लिस्ट करवा दिया हो, कि उसे रॉग स्टेट, अभी संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान एक रॉग स्टेट है, दुष्ट देश है, क्योंकि उसके रक्षा मंत्री ने ही स्वीकार कर लिया था कि हाँ, हमने अमेरिका के लिए बहुत सारे गंदे काम किए हैं। वो डर्टी जॉब्स, मतलब उन्होंने आतंकवादियों को ट्रेनिंग करके अफ़गानिस्तान में लड़ाया और इधर भी भेजा, तो वो एक तरह की स्वीकारोक्ति थी। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पर ना कोई सैंक्शन लगा है, ना उसे दुष्ट या ये कहना चाहिए कि आतंकवादी देश घोषित किया गया। तो किसी भी मोर्चे पर तो मोदी सरकार कामयाब नहीं हुई आतंकवाद से निपटने में। उसका रिकॉर्ड बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, बल्कि और भी ख़राब है, क्योंकि उसने कई राज्यों की आवाम को अपने खिलाफ भी कर लिया है। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी लोग हैं कतई भरोसा नहीं करते हैं मोदी और उनकी सरकार पर, मणिपुर के लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं। इस तरह से इस देश की जो माइनॉरिटी है वो 15%, 16% वो विश्वास नहीं करती है। बहुत सारे जो लिबरल और लोग हैं, मध्यमार्गी, लोकतांत्रिक रवैये से देश को चलाने की इच्छा रखने वाले, वो सब दुखी हैं। तो ये कौन सा स्टेट बनाया है मोदी जी आपने, जहां आतंकवाद तो नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन राज्य का आतंकवाद और फलने फूलने लगा। हाँ, राज्य का आतंकवाद ज़रूर मजबूत हुआ है इस देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।